टाइकून्स ऑफ इंडिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस की लिस्ट मैंने आपको दी, पर ये सारी वो लिस्ट है जिन्होंने लिस्टिंग कराई है जी, यानी कि जो आईपीओ पे गए हैं। चाहे वो धीरूभाई हो उनका रिलायंस हो, अजीम प्रेम जी का विप्रो हो, उदय कोटक का कोटक महिंद्रा हो, दीपेंद्र गोयल का जोमेटो हो, बिग बिजनेस की लिस्ट में शामिल होने के लिए आईपीओ की लिस्टिंग की बहुत जरूरत होती है। आज आपको मिलाने वाला हूं मैं एसएमई आईपीओ के भीष्म पितामह, उसके भगवान, उसके जनक, उसके जन्मदाता श्री अजय ठाकुर जी से। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। मैंने एक पूरा आपको प्लेलिस्ट दिया टाइकून्स ऑफ इंडिया का, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े बिजनेस समझाए, यहां पे उनकी डेप्थ इन स्ट्रैटेजी दी है। लेकिन आज जो टाइकून्स ऑफ इंडिया है, ये 26वां एपिसोड, जिसमें वो ब्रिलियंस सिखाते हैं जाके आप बिलियंस कमा सकें। उनकी इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज पकड़ते हैं। पिछला हल्दीराम में बहुत मजा आया। आज का जो एपिसोड है इतना स्पेशल है, ये वो टाइकून है जिन्होंने कई टाइकून्स बनाए हैं। एक मैंने पहले भी कमेंट बॉक्स में बताना, एक ऐसे टाइकून का वीडियो बनाया था जिसने बहुत सारे टाइकून आयुर्वेदिक ब्रांड ने बनाए थे। वो कौन थे कमेंट बॉक्स में समझ लेते हैं। ऐसे टाइकून जिसने कई टाइकून तैयार किए थे, ये भी एक ऐसे ही टाइकून है जिन्होंने छोटे व्यापार के बड़े मददगार बनके, एसएमई लिस्टिंग के जन्मदाता बनके श्री अजय ठाकुर जी जब सामने आए 2012 के अंदर, बहुत मुश्किल काम था। ये अकेले ही चल पड़े थे। जोदी तोरो डाक शून्य क्यों ना आश पे था बे एकला चलो रे, ये अकेले चल पड़े। और इन्होंने आके सरकार की तरफ से एसएमई लिस्टिंग का प्लेटफॉर्म, यानी कि भीष्म पितामह, यानी कि जनक बोल रहा हूं, यानी कि जन्मदाता बोल रहा हूं, इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि 2023-24 तक आते आते आप हजारों लाखों करोड़ का मार्केट कैप बिल्ड हो चुका है। ये छोटे छोटे व्यापार जिनके बन गए बहुत बड़े मददगार, ये एक ऐसे टाइकून है जिन्होंने अब तक सैकड़ों हजारों टाइकून इकट्ठे कर दिए। पहले एसएमई धंधा चलाने के लिए ना उधार लिया करता था और उसमें फिर डेट ट्रैप में फंस जाता था। अब जो डेट होता है वो डेथ से कम नहीं होता है, क्योंकि 26 जनवरी को भी इसको छुट्टी नहीं है, 2 अक्टूबर को भी नहीं है, 15 अगस्त को भी नहीं है। और अजय ठाकुर जी ने हमें बताया कि उधार से उद्धार नहीं होता है। उधार पैसा लेना, उद्धार यानी कि आपका किसी तरह से इससे बाहर निकल जाना। उधार से उद्धार नहीं होता, आईपीओ में जाके बिजनेस में सुधार होता है। वो सुधार कैसे होता है, ये एपिसोड एक ऐसा आई ओपनर है। इस एपिसोड के बाद आप कहोगे भाई साहब नई चीज सीख गया मैं, ये लर्निंग मशीन बन गया मैं। आज मैं वो हंगर लर्निंग मशीन, वो ऐसा भूखा शेर हूं कि मैं सारी लर्निंग खा जाऊंगा। आपके लिए स्ट्रेस फ्री फाइनेंस, जिसमें कोई स्ट्रेस ना हो, बड़े बिजनेसमैन को बहुत काम आने वाला वीडियो। बिजनेसमैन को इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसी चीजें चुन चुन करके लेकर आता हूं जिससे आपको मैं बिजनेस की बिना किसी एमबीए कॉलेज के भी बहुत डिटेल जानकारी दे सकूं। ये हर हफ्ते आता है संडे, टाइकून्स ऑफ इंडिया, सुबह 8 बजे। क्यों जाना है एसएमई आईपीओ में, कौन जा सकता है, कब जा सकता है, क्या तैयारी करनी है, मर्चेंट बैंकर क्या है, इस वीडियो के अंदर सारे जवाब मिलने वाले हैं। एसएमई आईपीओ की एक ऐसी मास्टर क्लास मैं आपको दे रहा हूं आज टाइकून्स ऑफ इंडिया की। मास्टर क्लास से याद आया, मेरी भी एक मास्टर क्लास होती है, लीडरशिप फनल। मैं अभी महाकुंभ से लौट करके आया हूं। महाकुंभ में शाही स्नान हुआ, बिजनेस का महाकुंभ की तरफ तैयारी कर रहा हूं 19, 20, 21 मार्च। वो था त्रिवेणी का महाकुंभ, अब हम करेंगे बिजनेस का महाकुंभ 19, 20, 21 मार्च। और उस महाकुंभ में भी बहुत भीड़ थी, इस महाकुंभ में भी बहुत भीड़ है, लेकिन जिसने पहले सीट रिजर्व करा ली उसमें, उस महाकुंभ में पुण्य की डुबकी है, यहां प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी की डुबकी है, और वो डुबकी पक्की है आपकी। एलएफपी की क्लास से पहले, लीडरशिप फनल प्रोग्राम की क्लास से पहले आज देखते हैं अजय ठाकुर जी, आज के हमारे वो टाइकून जिन्होंने पैदा किए सैकड़ों हजारों देश के टाइकून्स। मिलते हैं श्री अजय ठाकुर जी से। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग जो हैं प्रोमोटर्स हैं, बिजनेसमैन हैं? सब लोग हैं। एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने का कारण क्या था? हमने ये देखा एज ए रेगुलेटर, जब हम किसी चीज में काम करते हैं तो हमने ये देखा, कभी भी अगर स्टॉक एक्सचेंज में कोई गलत काम हो जाता है, कोई प्रमोटर इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा देता है या पैसे का डाइवर्जन करता है, तो हमने एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि हमें ये पता था कि अगर इस देश को सशक्त करना है तो हमें इस देश के लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त करना पड़ेगा। और हमने ये देखा जो लघु और मध्यम उद्योग है वो कैसे बनते हैं। पहले खुद का पैसा लगाते हैं, फिर अपने दोस्त यारों से पैसा लेते हैं, फिर अगर उनके फादर इन लॉ जो हैं वो अगर अमीर हैं तो उधर से पैसा मिल जाता है, अगर वो उनका पैसा उन्होंने डुबाया तो उनके नजर में गिर जाते हैं, अगर पैसा बना दिया तो बहुत अच्छा है। और उससे आगे जब बढ़ना है तो आप बैंक के पास जाते हो। हमने इस देखा, पूरे देश का जब भ्रमण किया, करीब करीब जो 40-45 हजार कंपनियों से हम मिले, उसमें हमने ये देखा कि जो 90% कंपनियां थी उसमें जो टॉप लाइन था, मतलब जो बिजनेस था, उनकी रेवेन्यू जो थी वो 10 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ थी। उसमें मैंने ये देखा जो प्रॉफिट थी उनकी वो 20 लाख से जाकर के 4 से 5 करोड़ रुपए तक खत्म हो जाती थी। अब उसमें 2 कारण था।
एक कारण था कि कुछ कंपनियों से जब हमने बात किया तो उन्होंने बोला सर एक्चुअल प्रॉफिट तो इतना है, बुक्स पे हम कम दिखाते हैं। एक ये कारण था। और दूसरा कारण उन्होंने जो देख के बैलेंस शीट ऐसा लगा कि उन्होंने काफी ज्यादा लोन ले लिया है और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो कंपनी को बड़ा बनाने से ज्यादा इस बात पे ध्यान दे रहा है कि हर मंथ जो है कर्ज कैसे चुकाया जाए। तो बहुत ज्यादा कर्ज लेके रखा हुआ था। हमें ये लगा कि अगर हम उनको इक्विटी फंडिंग दिला सके मार्केट से तो इनका विकास भी होगा, इनका ग्रोथ भी होगा। और अगर इनका ग्रोथ होगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी और इस देश का समृद्ध विकास हो सकता है। हम 2-4 कंपनियां 5 कंपनी को बड़ा बनाने से कुछ नहीं हो सकता है। इक्विटेबल ग्रोथ करना है तो हमें लघु और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए 2010 में एसएमई प्लेटफॉर्म की सबसे पहले बार परिकल्पना की गई। सेबी को बोला गया कि आप इसके लिए गाइडलाइन लेके आएं और सेबी ने 10 मई 2010 को इसके ऊपर एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर गाइडलाइंस लाया और स्टॉक एक्सचेंजेस को बोला कि आप एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत करो। 2010 में मुझे एसएमई प्लेटफॉर्म दे दिया गया। अब मैं पूरे देश में खोजना स्टार्ट किया कि कोई मर्चेंट बैंकर मिले जो ये एसएमई प्लेटफॉर्म पे आके काम कर सके, कोई प्रमोटर आए जो लिस्टिंग के लिए एग्री हो। और बड़ी मुश्किल से हमें एक मर्चेंट बैंकर मिला जो नया मर्चेंट बैंकर था और हमने एक कंपनी लाई और अंततः गत्वा 13 मार्च 2012 को हमने पहली एसएमई कंपनी लिस्ट की एसएमई प्लेटफॉर्म पे। अब इसके नियम जो थे इसको काफी आसान किए गए। जो मेन बोर्ड में कंपनियां थी उससे रेस्पेक्ट में जो गाइडलाइंस थे एसएमई प्लेटफॉर्म के वो काफी सिंपल रखे गए। ये कहा गया कि अगर आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के नीचे है तो आपको अपनी कंपनी को एसएमई प्लेटफॉर्म पे ही लिस्टिंग करना है। अगर आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है तो आपके पास चॉइस है या ऑप्शन है, आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे भी लिस्ट हो सकते हैं, आप मेन बोर्ड पे भी लिस्ट हो सकते हैं। और अगर 25 करोड़ के ऊपर की आपकी पेड अप कैपिटल है तो आप मेन बोर्ड पे ही लिस्ट हो सकते हैं, एसएमई बोर्ड पे नहीं लिस्ट हो सकते। इसके अलावा और भी 4-5 गाइडलाइन जो थी वो स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से लाई गई। कंपनी की नेटवर्थ मिनिमम 3 करोड़ की होनी चाहिए, नेट टेंजिबल एसेट जो है मिनिमम 3 करोड़ का होना चाहिए, कंपनी पिछले 2 साल में कंपनी में प्रॉफिट होनी चाहिए और कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये 5 चीज आपकी कंपनी में है तो आपकी कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकती है। नंबर 1, आपकी कंपनी मिनिमम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। नंबर 2, पिछले 3 साल में 2 साल कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। नंबर 3, आपकी पेड अप कैपिटल कंपनी की पेड अप कैपिटल 25 करोड़ की नीचे होनी चाहिए। नंबर 4, आपकी कंपनी की नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ होनी चाहिए। नंबर 5, आपकी कंपनी की नेटवर्थ 3 करोड़ होनी चाहिए। नेटवर्थ मतलब पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर ये 5 क्राइटेरिया और 6, आपकी कंपनी की कैश फ्लो जो होनी चाहिए, फ्री कैश फ्लो, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर ये 6 क्राइटेरिया आपकी कंपनी मीट करती है, आपकी कंपनी में है, तो आपकी कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकती है। क्यों लिस्टिंग करनी चाहिए? बड़ा बनने के लिए। बात सही बोला आपने, बड़ा बनने के लिए। जितनी भी कंपनी बड़ी बनी है उन सब में क्या एक चीज कॉमन है? तो लिस्टिंग करना जरूरी है। आप अपने पैसे का लिमिटेशन होता है, आपके पैसे का लिमिटेशन है। अपने पैसे में एक जगह तक आप ग्रो हो सकते हैं, उससे ज्यादा ग्रो नहीं हो सकते। दूसरा, आपको ये चाहिए देखना पड़ता है कि ज्यादा तो आप कर्ज के अंदर अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमी हर हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आज आपका बिजनेस ठीक ठाक ग्रो हो रहा है, इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, आपका सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, आपने लोन ले लिया, कंपनी को आगे बढ़ाते चले गए। कभी इकोनॉमी अगर डाउनवर्ड साइड गई तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉफिट श्रिंक हुई और अब आपको जो है लोन को सर्विस करना मुश्किल हो रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक्सट्रीम लोन की सिचुएशन में ना चले जाओ, एक्सट्रीम लिवरेज मत कर लो अपनी कंपनी को। आपको फाइनेंशियल जो है ना, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, अगर आप नहीं आया आपको, तो आप अपनी कंपनी को कभी बड़ा नहीं बना सकते हो। तो आपको ये जानना चाहिए कि हम कैसे फाइनेंस को अच्छी तरह से बिना अपने ऊपर लोड किए हुए आगे बढ़ा सकें। डेट और इक्विटी में डिफरेंस यही है कि डेट आपको सर्विसिंग करना पड़ता है, मतलब आपको रिपे करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। इक्विटी में आपको रिपे नहीं करना है, आपको कोई पैसा नहीं देना है,
क्योंकि जो इक्विटी होल्डर है, जो आपकी कंपनी में इक्विटी ले रहा है, वो उतने का पार्टनर हो जाता है, इसलिए आपको उसको कुछ वापस नहीं करना है। जो इक्विटी लेता है वो क्या करता है कि आज 50 रुपए में मैंने इक्विटी लिया, कंपनी अभी 5 करोड़ की प्रॉफिट कर रही है, क्योंकि हमने उनको इक्विटी फंडिंग किया, तो अगले साल उसकी प्रॉफिट 7 करोड़ हो जाएगी, तो शेयर प्राइस 50 रुपीज वाला 70 रुपीज हो जाएगा, तो डेट 20 रुपीज इज माई गेन, जो मैं मार्केट से कमा सकता हूँ, इसलिए वो इन्वेस्ट करता है कैपिटल आपकी कंपनी में। तो एज ए प्रोमोटर आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर लायबिलिटी क्या है कि आप बिजनेस को ग्रो करते रहो, आपको पैसा रिपे नहीं करना है। तो ये इक्विटी का बहुत बड़ा फायदा है। तो आप मार्केट में जाइए, यहाँ पे मिनिमम डाइल्यूशन कितना होता है एसएमई प्लेटफॉर्म पे या मेन बोर्ड पे भी, मिनिमम आपको 25% अपना इक्विटी डाइल्यूट करना है, 25%, 25% शेयर्स आपको पब्लिक को देना है, और 25% पब्लिक को आप शेयर दीजिए। मर्चेंट बैंकर आते हैं इसमें, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बताते हैं कि आपकी कंपनी की ये वैल्यूएशन है, आप उसमें अगर उन्होंने बताया आपको 100 करोड़ आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है, तो आपने अगर 25% पब्लिक को दिया तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 25 करोड़ रुपया मिलेगा, जो आपको अपनी कंपनी में आपको मान लीजिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, या आपको कैपेक्स करना है, मतलब आपकी कंपनी की एक्सपेंशन करना है, या कोई कंपनी को टेक ओवर करना है, तो आप उस फंड का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, बिना सर्विसिंग किए हुए आप ये फंड मार्केट से उठाएं और आप उसको इन चीज़ों के लिए यूज कीजिए। दूसरा क्या फायदा है, क्योंकि आपने इक्विटी फंडिंग लिया है, तो आपका कैश आउटफ्लो जो हो रहा है, जो कंपनी से बाहर कैश जा रहा है, अगर आपने लोन लिया होता तो क्योंकि आप हर मंथ ईएमआई पे कर रहे हो, साल में आप पैसे दे रहे हो, तो जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो कम हो जाता है, क्योंकि अभी आपने जो इक्विटी फंडिंग ली उसमें कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो आपकी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है। आपकी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ते जाती है। जो आज कंपनी की 100 करोड़ की वैल्यूएशन थी वो कल 150 करोड़ की हो जाएगी, परसों 200 करोड़ की हो जाएगी। तो इस तरह से कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपकी कंपनी लिस्टिंग होती है तो रियली आपको अपनी कंपनी की वैल्यूएशन पता चलता है। नहीं तो अगर आपकी कंपनी की आपको वैल्यूएशन करनी है तो आप क्या बोलते हो, मेरी ये लैंड है, ये बिल्डिंग है, ये प्लांट है, ये मशीनरी है और ये मेरी वैल्यूएशन है। लेकिन वो वैल्यूएशन तब होता है जब आप कंपनी को बेचने के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज ये खाली पेपर में है। लेकिन कैपिटल मार्केट में बिना कुछ बेचे, बिना ऑनरशिप खोए आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बनने लगती है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन अनलॉक होती है। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा आपको आज के दिन में कोई नहीं जानता है। जैसे आपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया, आपकी कंपनी की शेयर प्राइस 50 की 100 हुई, 100 की 150 हुई, 150 से 200 हुई, पूरा देश आपको जानने लग जाता है। क्यों? आप बैठे हैं दिल्ली में और इन्वेस्टर कहाँ से इन्वेस्ट कर रहा है? कन्याकुमारी से, कश्मीर से, मुरादाबाद से, जाने कहाँ से। तो बिना बोले, बिना किसी को बताए आपकी कंपनी की मार्केटिंग हो रही है, आपकी कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ रही है। लोग आपके प्रोडक्ट्स को देखने लग जाते हैं कि बंदा कर क्या रहा है। आपके कंपनी के ऊपर रिसर्च होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने लग जाती है, आपकी वैल्यूएशन रिसर्च होनी स्टार्ट हो जाती है। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करा करके आपने अपनी ब्रांडिंग कर ली, अपनी इमेज बिल्डिंग कर ली, अपनी विजिबिलिटी बढ़ा ली। ठीक है, ये तीसरा चौथा फायदा है। पांचवा, आप अपने एम्प्लॉय को अपने साथ जोड़ के रख सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है अपने एम्प्लॉय को अपने लिए लॉयल बनाने का, अपने वफादार बनाने का, और उनको भी अपने साथ पार्टनर बना करके उनको मेहनत करा के कंपनी में और कंपनी को बड़ा करने का। पांचवा फायदा जो है लिस्टिंग करा के, वो ये फायदा है कि कल को आपका इक्विटी जो है वो कोलेटरल बन जाता है। मान लीजिए आपने 35% शेयर्स डाइल्यूट कर दिया, अब आपको डाइल्यूट नहीं करना है शेयर्स, तो आप किसी बैंक में जाएं, किसी एनबीएफसी के पास जाएं, आप उनको शेयर्स दीजिए, वो शेयर्स के ऊपर आपको पैसे मिल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और सातवां फायदा ये है, जो मैं हमेशा कहता हूं प्रोमोटर्स को, दो ही आदमी नोट छापता है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, और आप भी आरबीआई गवर्नर अगर 500 रुपये का नोट पे साइन नहीं करे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। और रुपया क्या है? इस देश का इक्विटी है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो रुपये की वैल्यू बढ़ती है, और इकोनॉमी वीक होती है तो रुपये की वैल्यू घटती है। और क्यों रुपये की वैल्यू घटती है?
जो आज 500 रुपये की वैल्यू 5 साल बाद रहेगी? क्या इरोड करता है, क्या उसका क्षय करता है रुपये का? इन्फ्लेशन क्षय करता है। लेकिन एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, एक दूसरी करेंसी है जो प्रमोटर छापता है जब वो लिस्टिंग करने के लिए जाता है। कागज छाप रहा है, शेयर्स क्या है, वो नोट कागज छाप रहा है, इन्वेस्टर्स को बोल रहा है 50 रुपये ले लो, 75 रुपये में ले लो, 100 रुपये में ले लो, अपना कागज छाप छाप के दे रहा है। लेकिन उसमें और प्रमोटर्स में आरबीआई गवर्नर में क्या अंतर है? आरबीआई गवर्नर आपको प्रॉमिस करता है कि मैं 500 रुपया देने का वादा करता हूं, लेकिन प्रमोटर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो शेयर इशू करता है तो इन्वेस्टर को कोई वादा नहीं करता है, लेकिन कोई इन्वेस्टर प्रमोटर के पास जाके तांडव नहीं करता है कि 20 रुपया डिफरेंस हमको दे दो। आपकी कोलेटरल की वैल्यू कम हो जाती है, बैंक आपसे ज्यादा कोलेटरल लेती है, आपकी पर्सनल गारंटी भी ले लेती है। लेकिन कैपिटल मार्केट में कोई आपकी गारंटी नहीं लेता है, कोई आपको ये नहीं कहता कि भैया हम जो भी अगर 50 का 30 रुपया हो गया तो लो। आज तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट पैदा नहीं हुआ है जो इतना सारा फायदा प्रोमोटर और इन्वेस्टर्स को दे सके। तब भी हम प्रोमोटर्स को बोलते रहते हैं कि लिस्ट करो, लिस्ट करो, लिस्ट करो, लेकिन लिस्ट नहीं होता है। एक बार मैं प्रमोटर के पास गया, उसको इतना फायदा बताया, वो मेरे को बोलता सर आपने इतना फायदा तो बताया, इसका घाटा क्या है? हर व्यक्ति जो है ना निगेटिव सबसे पहले ज्यादा देखता है। आप उसको 500 चीज उसके फायदे का बोल दीजिए, वो उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सबसे पहले वो ही सुनना चाहता है कि हमको घाटा क्या है। घाटा कुछ नहीं होता है लिस्टिंग से। लिस्टिंग में ये होता है कि लिस्टिंग के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप जो साल में हर साल मतलब आप मार्च के बाद जो अपना रिजल्ट दिखा रहे थे, वो अब आपको हर 6 महीने पे रिजल्ट देना पड़ता है। आपको बोर्ड बनाना पड़ता है, उस बोर्ड में सारी चीजें अप्रूव करानी पड़ती है। डे टू डे ऑपरेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन आप कुछ भी अगर एडिशनल काम कर रहे हो कंपनी में तो आपको बोर्ड में बताना पड़ता है। आप कोई फंड रेज कर रहे हो तो आपको एजीएम में जाके अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कंप्लायंसेस कुछ बढ़ जाते हैं, लेकिन कागज बेच करके पैसा लेते वक्त अगर इतना कंप्लायंसेस करना पड़े तो कोई बुरा है? अगर कंपनी में डिसिप्लिन आए तो कोई बुरा है? तो इसलिए जो भी लोग बड़े बने, उन्होंने लिस्टिंग करा करके, फंड रेज करके, कंपनी में डिसिप्लिन ला करके पैसे रेज किए और कंपनी को काफ़ी आगे बढ़ाया। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराइए। लिस्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? जो बात मैंने कहा वो अच्छा लगा? जितना आप लोगों ने ताली बजाया ना, मैं चाहता हूं कि हर आप व्यक्ति लिस्टिंग कराएं, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के बेल बजाएं वहां पे, और वहां पे जितने भी इन्वेस्टर खड़े हो ना, वो आपके लिए ताली बजाएं। हमने एक कंपनी 2015 में लिस्ट कराई थी, उसका टर्नओवर 10 करोड़ था। मैं उस दिन एक कैनरा बैंक का इवेंट था, उसमें स्पीच दे रहा था। तो उस दिन 5 प्रमोटर मेरा स्पीच खत्म होने के बाद 5 प्रमोटर मेरे पास आए दौड़ते दौड़ते, और उन्होंने बोला हमको लिस्ट कराना है। उस 5 प्रमोटर में से 4 प्रमोटर की टर्नओवर जो थी वो 50 करोड़ के ऊपर थी। एक जो उसमें था बंदा, उसका टर्नओवर मेरे ख्याल से 7 या 8 करोड़ था और प्रॉफिट 40 से 50 लाख था। तो मुझे डर लग गया कि ये क्या लिस्टिंग कराएगा इतना कम टर्नओवर का। मैंने उन 4 पे फोकस किया जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर था, और उन चारों से मैं 2-3 बार मिला, लेकिन वो चारों ने लिस्ट नहीं करवाया। वो जो 7-8 करोड़ का टर्नओवर वाला था, उसको मैंने सोचा कि रात में स्पीच हुआ है, इसको दूसरे दिन 11 बजे बुलाते हैं, रात का खुमार चला जाएगा, मेरा भाषण भी खत्म हो जाएगा, तालियां की खनखनाहट खत्म हो जाएगी, भूल जाएगा। लेकिन वो बंदा दूसरे दिन 11 बजे मेरे केबिन के बाहर था, और उसी दिन फिर से मैंने उसको समझाया और उसने बोला मुझे लिस्ट करना है। मैंने उसको बोला लिस्टिंग का कॉस्ट इतना आएगा। मैंने सोचा कि अभी भी वो भाग जाएगा, लेकिन वो बंदे ने लिस्टिंग कराया। इस पिछले साल 2024 में उस कंपनी का टर्नओवर है 163 करोड़, नेट प्रॉफिट शुद्ध मुनाफा आफ्टर टैक्स 63 करोड़, 63 करोड़। जो इन्वेस्टर उसको पैसा देना नहीं चाह रहा था, आज बैग में सूटकेस में पैसे भर भर के उसके पीछे भाग रहा है कि मेरा पैसा ले लो। तो मेरा इसके इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। हमने बिहार से एक कंपनी लिस्ट कराई थी, आदित्य विजन, 16 रुपये की शेयर्स थे, आज 4000 रुपये का हो गया, 4000 या 5000 रुपये का हो गया। आईएनए सोलार जयपुर की कंपनी,
उसको हमने लिस्ट कराया 60 रुपये में, आज उसकी शेयर प्राइस 3000 रुपये है। मतलब ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। आज 4,30,000 करोड़ का मार्केट हो गया। और इतने साल स्टॉक एक्सचेंज में मैंने बीएसई में 27 साल काम किया। मुझे लगा कि एसएमई प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह से विकसित हो गया, दोनों स्टॉक एक्सचेंज विकसित हो गए। तो मैंने सोचा कि अब मैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ रहूं, ये प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम इतना बड़ा हो गया, शायद मेरे पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं और कोई इकोसिस्टम डेवलप कर सकूं। तो 13 मार्च 2024 को मैंने अपना रेजिग्नेशन बीएसई में डाल दिया और जून 2024 को मैंने बीएसई छोड़ दिया। और अक्टूबर 2024 को मैंने अपना बुक लॉन्च किया, अनलीजिंग ऑफ इंडिया एसएमई प्लेटफॉर्म। इट वाज माई जर्नी। मैं कोई ऐसा ऑथर नहीं हूँ, मैं कोई किताब लिखता नहीं हूँ, लेकिन पहली बार सोचा कि मैं ये बुक लॉन्च कर दूँ, आपको सब जगह पे मिल जाएगा। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक जर्नी मिल जाएगी, शायद आपको भी लगेगा कि ये आपकी जर्नी है। मैंने उसको इस तरह से लिखा और खुद लिखा था। आप भी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अगर इस व्यक्ति ने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, अनलीजिंग ऑफ इंडिया एसएमई प्लेटफॉर्म बाय अजय ठाकुर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और काफ़ी मेहनत की है, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, कि आप लोग सब जुड़े। कभी भी आपको हमारी ज़रूरत होगी, हम आपके साथ खड़े हैं, हर हमेशा खड़े रहेंगे। आपके विकास में, आपके ग्रोथ में ही इस देश का भी विकास निहित है। और नहीं तो ये 145-150 करोड़ की जनसंख्या की कंट्री है। अगर हम इस देश में व्यापारियों का फ़ायदा नहीं करेंगे तो रोज़गार उत्पन्न नहीं होगा, रोज़गार उत्पन्न नहीं होगा तो चोरी डकैती होगी, अराजकता फैलेगा। तो यही हमारा कारण है कि हम चाहते हैं कि यहाँ के व्यवसायी जो हैं वो काफ़ी धनी हों। हमारे लिए तो व्यवसायी भगवान है और हमारे लिए उनका बिजनेस ही मंदिर है। तो इसके लिए मैं उनके फ़ायदे के लिए जो हो सकता है करता हूँ। और आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बिना संकोच के इनसे आप नंबर ले सकते हैं, और हम आपके सपोर्ट के लिए, आपके विकास के लिए जो भी होगा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कमाल कर दिया अजय ठाकुर जी आपने। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने जो छोटे बिजनेसेस का जो छोटा बेस होता है ना, उस बेस को BASE बेस, उस बेस को BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले बेस, उस बेस तक पहुंचा, इस बेस से उस बेस तक। अब भाई लोगों, आपका भी एक काम है, आप भी इस गेम चेंजिंग सेशन को इस बेस से उस BSE तक पहुंचाने के लिए हर ऐसे व्यक्ति को पहुंचा दो जो बिजनेस कर रहा है लेकिन, या करने की सोच रहा है लेकिन उसको उसकी जानकारी नहीं है। सुन के अनसुनी नहीं करना है, एसएमई आईपीओ की सनसनी को फैलाना है। और उस सनसनी के लिए मैं काम कर रहा हूं, मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूं कि छोटे बिजनेस को बड़ा business.com में एक बड़ा बिजनेस बनाने में मदद करे। ये था टाइकून्स ऑफ इंडिया का आज थोड़ा स्पेशल, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग एपिसोड। अगले एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन जिन का आप नाम लेते जा रहे हैं मैं उन पर वीडियो बनाते जा रहा हूं। अब मैं इसके बाद आपको दूंगा शाहरुख खान के ऊपर वीडियो, जो कि बॉलीवुड के टाइकून बिजनेस के शाहरुख खान है। कैसे पैसा कमाया, किस तरह आगे बढ़ाया, उनके बारे में बात करूंगा। क्या नेरोलैक पेंट सुनना चाहते हो, जिंदल ग्रुप के बारे में जानना चाहते हो, या किसी और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आगे पार्टिसिपेट करो मेरे साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करने के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत जरूरत है। कर्जे से बाहर निकल के बिना पैसा लगाए आप एसएमई मार्केट से पैसा ले सकते हो, और जब लेते हो तो आपको वापस भी नहीं करना पड़ता। वो कमाल को ग्रोथ के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। एनीवेज, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।